हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर जो स्टार्ट कर लिया था, सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था, उसका नाम क्या था? इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में मैंने वही जैसे सेल में आपको पढ़ाया था, उसी सीक्वेंस में हम सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। पहला क्या आया था? इंट्रोडक्शन, कंप्लीट कर लिया था, लिख लिया था, समझ लिया था, ठीक है। उसके बाद का था इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। जो फूड आप क्रॉप्स की फॉर्म में खाते हो, उसकी पैदावार, उसकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, क्वांटिटी वाइज वो बढ़ना चाहिए, उसको भी पढ़ लिया था, लिख लिया था। देन हमने थर्ड कंटेंट भी स्टार्ट कर लिया था, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। उसको और कंटिन्यू लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम थोड़ा सा क्रॉप्स के बारे में नॉलेज लें, अगर हम क्रॉप्स के बारे में नॉलेज ले रहे हैं, दैट मीन्स हमें ये समझ में आएगा एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ फूड वी आर टेकिंग इन अ डे टू डे लाइफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट के अंदर ही वो टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने क्या उठाया? क्रॉप्स। आप बोलो, क्रॉप का मतलब होता है खेती बाड़ी करना, कुछ उगाना। क्या क्या ऐसा उगाते हो कि आप उसे खा सकते हो? अगर अपन इसको क्रॉप की एक सिंपल डेफिनेशन के फॉर्म में करें तो क्रॉप का मतलब क्या बोलते हैं कि ग्रोन इन क्रॉप फील्ड्स, ग्रोन इन क्रॉप फील्ड्स, प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे एकदम गेहूं उगा खेत में और गेहूं उठा के नहीं खाते हैं, थोड़ा सा फैक्ट्रीज में प्रोसेसिंग होती है, उनकी पैकिंग होती है, देन पब्लिक को क्या होता है? उसकी अवेलेबिलिटी होती है। प्रोसेस्ड नहीं, अपन इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट फॉर्म में लिखेंगे जिससे आपको नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ जाए। प्रोसेस्ड इन फैक्ट्रीज, processed in factories, then get available, then get available। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को देखें तो आपको पूरा सिनेरियो क्या है क्रॉप्स का समझ में आ जाएगा। अब अगर हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़े और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, देखो कोई प्रॉपर किसी साइंटिस्ट ने इसका क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो पहले अगर हम पढ़े, हम कहते हैं हम दालें खाते हैं। आपकी मम्मी आपको बोलेगी बेटा दाल तो तू दोनों टाइम खाया कर, दाल बहुत जरूरी है। दाल से हमें क्या मिलता है? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक तो सोर्स पढ़ेंगे फूड का, जो कि हम डे टू डे लाइफ में दालें हम रोज खाते हो, ठीक है, और उससे एक्चुअली क्या चीज हमें मिल रही है कि वो मेरी फूड के अंदर आना ही चाहिए रेगुलरली। अगर आप इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में दालों को क्या बोलते हैं? दालों को बोलते हैं पल्सेस। दालों को क्या बोलते हैं? पल्सेस। आपने देखा होगा आपके घर में वेरियस काइंड ऑफ दालें होंगी, जैसे ग्रीन दाल होगी, हरी मूंग की दाल, ठीक है, एक पीली दाल आएगी, पीली मूंग की दाल। फिर आप बोलोगे मम्मी छिलके वाली दाल है, आज तो आप राजमा बना लो। बीन्स, याद है आपको राजमे की शेप आपकी किडनी की तरह होती है, बीन शेप्ड। आप बोलोगे नहीं मुझे तो येलो कलर के छोले खाने, आज तो मैं छोले पकवान खाऊंगा या छोले पकवान खाऊंगी। किसी को काले चने अच्छे लगते हैं। तो ये क्या है? ये आपकी दालों की वेराइटी है। दाल तो क्या है? पल्सेस है, ठीक है। आपने फील्ड में ग्रोन कर ली है, लेकिन उन दालों में भी क्या है? आपके पास इतनी वैरायटी है कि आप उसे क्या कर सकते हो? मार्केट में अवेलेबल करवा सकते हो और उसे एज ए फूड स्टफ यूज कर सकते हो। अगर थोड़े से एग्जांपल की फॉर्म में लें तो क्या क्या आएंगे? ग्राम, पी, ठीक है, ये आपके क्या थ्योरेटिकल वाइज इंपॉर्टेंट है। ब्लैक ग्राम, काली दाल, काली मूंग, ग्राम मतलब मूंग, या फिर ग्रीन ग्राम, ठीक है। आपको दालों से स्टूडेंट्स क्या मिलता है? आप बोलते हो, मम्मी बोलती है ना दाल खाओ, ऐसे बोलती मम्मी आपकी दाल खाओ हड्डियां बहुत मजबूत होंगी, ठीक है। देखा जाए तो आपको बोलते हैं कि जैसे बहुत ज्यादा जो लोग बीमार पड़ जाते हैं या फिर वीकनेस से बहुत टाइम बाद बेड रेस्ट से उठते हैं तो उनको सबसे पहले डॉक्टर बोलेगा आप दालें खाओ,
ठीक है, छोटे बच्चों को बोला जाता है कि दाल का पानी पिलाओ। क्यों? क्योंकि आपके दालों में क्या है, पल्सेस हैविंग प्रोटीन्स, पल्सेस हैविंग प्रोटीन्स, ठीक है। और प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माई लाइफ। प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माई लाइफ। देखो स्टूडेंट्स, आपने बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़े, हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये अमीनो एसिड है, ठीक है, ये बॉन्ड जुड़ गया दूसरे अमीनो एसिड्स के साथ, ठीक है, फिर बॉन्ड जुड़ गया दूसरे के साथ। ऐसे मान लो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास कम से कम 50 अमीनो एसिड्स या फिर 200 अमीनो एसिड्स होंगे। अब आप इस पूरे को खा रहे हो, अब आप उस पूरी चीज को क्या कर रहे हो, खा रहे हो। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं प्रोटीन्स या इनडायरेक्टली पल्सेस की बात करूं तो हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग, हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग। अगर आप बेड रेस्ट से उठे हुए हो, आप बीमार हो, आपकी बॉडी बिल्कुल लीन एंड थिन हो गई है, आप में बिल्कुल भी जान नहीं है, आपकी मस्कुलेचर मसल्स बहुत ज्यादा क्या हो रहे, ढीले हो रहे हैं, उनको टाइटनेस देगा, आपकी बॉडी में एक शाइन लाएगा, एक बॉडी बिल्डिंग क्रिएट करेगा, आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी, डेवलप होगी। तो हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग, हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। पहला तो था पल्सेस। उसी तरीके से अगर सेकंड फूड स्टफ की बात करूं तो सेकंड फूड स्टफ आता है आपका सीरियल्स। सीरियल्स मतलब अगर बोलूं तो रोटी चावल, अगर मैं आपको हिंदी में बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो क्या होगा, रोटी चावल। रोटी चावल का मतलब क्या हो गया, जैसे राइस आ गया, व्हीट आ गया, ठीक है, मेज आ गया, बार्ली आ गया, ये सब क्या है आपके सीरियल्स के स्टफ में आता है। अब आप बोलोगे इसमें क्या क्या है, मैंने रोटी खाई, मैंने चावल खाए, बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही थी, मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए थी, फट से मेरी मम्मी ने मेरे को 2 रोटी खिला दी, मुझे एनर्जी आ गई, एकदम मेरे में एनर्जी आ गई और मैं काम करने के लिए खड़ी हो गई। दैट मीन्स इनके अंदर क्या होता है, जनरली अगर अपन बायोमोलिक्यूल्स की क्लास से कंसीडर करें, अगर इनमें प्रोटीन्स हैं, अगर इनमें प्रोटीन्स था तो इनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अगर ये आपको प्रोटीन्स आपको बॉडी बिल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं तो ये किस में हेल्प कर रहे हैं, ये आपको हेल्प कर रहे हैं, हेल्प्स इन गिविंग, इसको मैं वापस से आपको रब करके दिखाती हूं वरना अदरवाइज आपको शायद समझ में नहीं आएगा, थोड़ा नीचे लिख रही हूं, हेल्प्स इन गिविंग, हेल्प्स इन गिविंग एनर्जी, खाओ तो शक्ति मिलेगी, हेल्प्स इन गिविंग एनर्जी, ठीक है। तो अगर अपन क्रॉप्स के एक्चुअली जो फूड प्रोसेस फूड में खा रही हूं उसके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो दालें आ गई, सीरियल, देखो ये दाल चावल है ना, ये सब कुछ क्या है, एक क्लास बना दिए कि सारी दालों को एक क्लास में डाल दे जिसका नाम है पल्सेस। और जैसे चावल हो गया आपका, ये बाजरा हो गया, ठीक है, रोटी में भी बहुत सारी वैरायटी है कि गेहूं की रोटी खा ली, उसको किस कैटेगरी में डाल दिया, सीरियल्स में डाल दिया। ये आपको क्या बॉडी बिल्डिंग देंगे, मसल्स को डेवलप करेंगे, आपके एक पर्सनैलिटी डेवलप होगी। अगर आप बहुत ज्यादा दुबले पतले या आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो दिन ब दिन क्या होगा, प्रोटीन्स के इंटेक से आपकी पर्सनैलिटी, बॉडी का स्ट्रेचर, बॉडी का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। और सीरियल से क्या होता है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और कार्बोहाइड्रेट से इनडायरेक्टली आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट करिए। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इतना नोट कर लिया, अब आगे चलिए इसके फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखो मैंने आपको पल्सेस बता दिए, पल्सेस के बाद सीरियल्स बता दिए, अब अपन
थोड़े से ऑयल्स के बारे में बात करेंगे, फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे, वेजिटेबल्स के बारे में बात करेंगे, एंड नन अदर देन आपके मुंह में पानी आ जाएगा, हम लोग मसालों के बारे में भी बात करेंगे, स्पाइसेस के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट डोंट कंफ्यूज, इट इज नॉट अ कुकिंग क्लास, इट इज योर बायोलॉजी क्लास, पर अपन इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे कि आपको क्या बोरियत नहीं लगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या आएगा, पल्सेस सीरियल्स के बाद ऑयल्स। मैंने ऑयल बहुत ज्यादा ले लिया, मैं मोटी हो गई, फैटी हो गई, बहुत ज्यादा ऑयल इंटेक कर रहे हो, बहुत ज्यादा ऑयल डालते हो, दैट मीन्स ऑयल्स में क्या है, कहीं ना कहीं अगर उसमें प्रोटीन्स था, इनमें कार्बोहाइड्रेट, तो इनमें क्या है, फैट है, इनमें क्या है, फैट है। अब आप बोलोगे मैम इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं फैट खाऊंगी ही नहीं, अगर मुझे इतना मोटे होने का डर है तो मैं तो ऑयल इंटेक ही नहीं करूंगी। क्या मैं अपनी बॉडी को विदाउट ऑयल कंसिडर कर सकती हूं? नहीं, ऑयल भी जरूरी है, फैट भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपकी किडनीज बैठी हुई हैं, आपके लंग्स हैं, आपके स्टमक में, उनके बीच में दिन ब दिन देखो, आप रेगुलरली हर 2-3 घंटे में खाना खाते हो, ठीक है, वो खाना स्टमक से पास होता है, लिवर से पास होता है, पैंक्रियाज से पास होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता है, ठीक है। डेली फूड मूव कर रहा है, डेली खाना खाते हो, कभी कभार ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि आपका फूड स्किप कर जाता होगा, लेकिन आप खाना जरूर खाते होगे, ठीक है। डेली ऑर्गन्स का काम हो रहा है, इन केस स्टमक दिन ब दिन काम कर रहा है और स्टमक लिवर के साथ जाके भिड़ जाए, क्या हो जाएगा, इंजुरी हो जाएगी ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे ढंग से, उनकी एफिशिएंसी, उनकी एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। आप खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कंसिडर करो, आप और आपका कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, दोनों मिलजुल के काम करते हो, बहुत प्यार है, बहुत भाईचारा है, तू खाना नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाएगा तो तू भी नहीं खाएगा, मतलब बहुत कोऑर्डिनेशन है आपके बीच में, यू बोथ कांट लिव विदाउट ईच अदर। अब मान लो किसी के कारण आपके बीच में क्लैश हो जाए, आप सेपरेट हो जाओ, आपको क्या हो, अच्छा नहीं लगेगा, मेरा फ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझे गुड फील नहीं हो रहा है, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डल आ जाएगी, आप में डिप्रेसिव मूड आ जाएगा, आप डलनेस की तरफ चल जाओगे, और जिस दिन उसने आपसे बात कर ली यू विल फील हैप्पी अगेन, ठीक है। तो ऑर्गन्स के बीच में क्या है, मेरे को फैट की लेयर चाहिए, मेरे को ऑयल चाहिए, जिससे उनके बीच में क्या लुब्रिकेशन बना रहा है। अगर प्रॉपर लुब्रिकेशन होगा, कोई फ्लूइड मीडियम होगा, तो उस मीडियम से क्या होगा, आपके ऑर्गन्स आपस में क्या होंगे, भिड़ेंगे नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगा, और प्रॉपरली अपनी प्लेस पे क्या करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर अपन इस पे बात करें तो डेली में मैं क्या क्या ऑयल खाती हूं, सोयाबीन, दूसरा ग्राउंडनट, ठीक है, तीसरा कैस्टर ऑयल। आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे टीवी पे, उसमें भी आपको नाम सुना देगा, कैस्टर ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, ठीक है। दूसरा मस्टर्ड ऑयल, कुछ कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे, हर नाम में आपको डीपली घुस के नहीं लॉजिक में जाना है। लिंसीड ऑयल, ठीक है, ये क्या है आपके इंपॉर्टेंट ऑयल से, ठीक है। अब देखो उसमें प्रोटीन था, सीरियल्स में कार्बोहाइड्रेट है, इसमें क्या है, हैविंग ऑयल नहीं, हैविंग ऑयल नहीं, हैविंग फैट्स। फैट इज वन ऑफ द बायोमोलिक्यूल, एज प्रोटीन इज अ बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट इज अ बायोमोलिक्यूल, सो फैट इज ऑल्सो अ बायोमोलिक्यूल। ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड लुब्रिकेशन, प्रोवाइड लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन से क्या होगा, देखो जैसे यहां पर बहुत ज्यादा रफ चीज है और मैं हाथ घुमाऊंगी तो रफनेस क्या करेगी, मेरे हाथ को डैमेज कर देगी। अब मैं इस पे क्या है, कुछ वेजलिन लगा देती हूं, वेजलिन ने क्या कर दिया, ये इस सबस्टेंस इस वुड और मेरे हाथ के बीच में क्या कर दिया, एक लुब्रिकेशन की लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर क्या कर दी, क्रिएट कर दी, ठीक है। तो प्रोवाइड लुब्रिकेशन, अगर सिंपल वे में कहूं तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड लुब्रिकेशन विच अवॉइड क्या अवॉइड करेगा स्टूडेंट्स, विच अवॉइड फ्रिक्शन, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम और सब पार्ट्स की बात करें
तो छोटी छोटी चीजों में क्या आता है, जैसे आपके आगे वेजिटेबल्स, क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ठीक है। फ्रूट्स के बाद आपके स्पाइसेस हो गए, ठीक है। स्पाइसेस में देखो आपके जो कैसे बोलूंगे मैं, आपके मसाले, मसालों में आप क्या क्या खाते हो, मैं आपको हिंदी में लिख देती हूं। आप नमक लेते हो, सॉल्ट, ठीक है, क्या हो जाता है, नमक, ठीक है। लाल मिर्च, लाल मिर्च, ठीक है। हींग हो गई, येलो कलर की हींग होती है, ठीक है। और आपका सूखा धनिया। स्टूडेंट्स, आप में से जिसको भी थोड़ी भी खाने बनाने की नॉलेज नहीं है, प्लीज इन टर्म्स को यू विल आस्क टू योर मदर, यू विल मदर डेफिनेटली विल टेल यू। खाने में नमक डालेगी मम्मी, लाल मिर्च डालेगी, हींग डालेगी, सूखा धनिया डालेगी, ठीक है। और एक चीज होती है कलर के लिए, हल्दी, येलो कलर की। इनसे क्या है, आपके फूड को एडिटिव टेस्ट मिलता है। देखो आप समझ लो, वेजिटेबल्स में जैसे आप क्या क्या लेके आ सकते हो मार्केट से, वेजिटेबल से, यू विल बाय टोमेटो और पोटैटो, ठीक है। फ्रूट्स में क्या क्या ले सकते हो आप, जैसे आपने मैंगो ले लिया, ठीक है, आपने ग्रेप्स ले लिए, ठीक है। लेकिन वेजिटेबल्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, वेजिटेबल्स को आपको कुक करना पड़ेगा। फ्रूट्स को तो क्या आप एज इट इज लाए, मैंगो खा लिया, ग्रेप्स है धोके खा लिया, ठीक है। वेजिटेबल्स को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कुक, कुक करना पड़ेगा। तो कुक ऐसे नहीं कि आलू लाए बस कुक कर लिया, टेस्टी नहीं आएगा। तो ये जो स्पाइसेस हैं, ये स्पाइसेस क्या कर रहे हैं आपको, दे आर प्रोवाइडिंग यू, दे आर प्रोवाइडिंग यू, क्या प्रोवाइडिंग यू, एक्स्ट्रा टेस्ट। ऐसा नहीं है कि अगर आप खाली आलू को पका रहे हो तो टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन एडिटिव टेस्ट, कलर, फ्रेग्रेंस, जैसे नमक टेस्ट देगा, लाल मिर्च टेस्ट देता है, हींग से उसकी क्या हो जाती है, जैसे अपनी कोई चीज खाई है तो वो इजीली हींग क्या करेगी, उसको डाइजेस्ट कर देगी। हल्दी से क्या होगा, कलर आएगा, येलो येलो कलर आएगा, और सूखे धनिया से फ्रेग्रेंस, खुशबू आएगी सब्जी में। तो ये सब क्या है, आपके रेगुलर फूड स्टफ में आपको चाहिए भी, और क्या हो रहा है, ये आपके कहीं ना कहीं फूड को खाने में इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं। अगर आपकी मॉम दाल को बड़ी सुंदर से लाल मिर्च से डेकोरेट करके आगे, आप बोलोगे वाओ मैम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खा लेता हूं, एक उधर सूखी सूखी दाल रखी हुई है, ठीक है। तो स्पाइसेस क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग यू एक्स्ट्रा टेस्ट। टेस्ट के साथ साथ आप दो चीजें और ऐड कर सकते हो, कि एक तो खुशबू दे रहे हैं, खुशबू को क्या बोलते हैं, फ्रेग्रेंस, और दूसरा कलर, ठीक है। स्टूडेंट्स इतना नोट करिए। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इतना नोट कर लिया, ठीक है। तो क्रॉप वैरायटी में हमने क्रॉप से रिलेटेड भी सब कुछ पढ़ लिया है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जितने भी क्रॉप्स हैं, आइदर वेजिटेबल्स, सीरियल्स, फ्रूट, पल्सेस, इनको उगाने के लिए, चलो माना मैम आप बोलोगे, बार बार बोल रहे हो, फार्म में उगाया, क्रॉप फील्ड्स में उगाया, बड़े बड़े खेतों में बड़ा बड़ा एरिया ले लिया फार्मर्स ने, फार्मर्स के पास एक्सपर्टाइज टेक्नोलॉजीज हैं, एक्सपर्टाइज मेथड्स हैं, दे आर एक्सपर्ट इन ग्रोइंग वेरियस काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। लेकिन एक क्रॉप को बोने के लिए, एक क्रॉप को उगाने के लिए आपको किन किन चीजों की सराउंडिंग्स में जरूरत पड़ेगी। आप बोलते हो मैम कुछ क्रॉप्स तो ठंड में उग जाती हैं, कुछ गर्मी में उग जाती हैं, किन्हीं को पानी चाहिए ही नहीं, किन्हीं को बहुत सारा पानी चाहिए। दैट मीन्स कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स फेवरेबल होने चाहिए क्रॉप्स को ग्राउंड में उगाने के लिए और उनको आगे के लिए विथ स्टैंड करने के लिए। ये थोड़ा कि क्रॉप उगाया और कल के कल खाने मिल जाएगा, कुछ 5-6 महीने तक आपको उनकी केयर करनी पड़ेगी, उनको गुड फूड देना पड़ेगा, उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, उनको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, तभी तो क्रॉप उगेगी और विथ स्टैंड करके फाइनली मार्केट में प्रोसेस होकर बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल for growing
अ क्रॉप इज, क्या क्या चाहिए एक क्रॉप को उगाने के लिए, बोने के लिए और अच्छे से उसे विथ स्टैंड करने के लिए? आप बोलोगे कि मैम पानी चाहिए। बिल्कुल, एक तरीके से क्रॉप्स क्या हैं? प्लांट्स ही तो हैं। गेहूं उगाना, राइस उगाना, ये सब चीजें क्या हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ प्लांट्स ही तो हैं। तो पानी तो चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो विदाउट पानी के सरवाइव कर जाए। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। ठीक है, आप किसी प्लांट को क्या करो, एक बंद कमरे में अंधेरे में रख दो, प्लांट ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट की एंट्री बंद कर दी ना। तो वाटर के साथ दूसरी चीज क्या चाहिए? बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट। तो क्या चाहिए? सनलाइट। और आप बोलोगे मैम बाहर बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, क्या पता ये क्रॉप सड़ जाए या सूख जाए। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये वाली क्रॉप तो मैंने क्या बहुत ज्यादा तेज धूप में बो कर दी थी, ये तो सूख गई। क्या पता उसे बहुत ज्यादा समर सीजन की आदत नहीं हो, उसे विंटर सीजन चाहिए हो। तो एक प्रॉपरली क्या है, टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं भाई इसको इतना चाहिए और इसको इतना चाहिए, क्योंकि मेरे पास क्रॉप की वैरायटी है ना, वही तो मैं पढ़ रही हूं, मुझे सिर्फ उसको इंप्रूव करना है। ठीक है, टेम्परेचर। क्या चाहिए स्टूडेंट्स? वाटर, सनलाइट एंड टेम्परेचर। वाटर, सनलाइट एंड टेम्परेचर, ये तो क्या है, तीन खास खास फैक्टर्स हैं। कभी कभार कुछ और फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे हो गया ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है, अगर आपको सिंपल भाषा में मैं समझाऊं, बारिश होती है, बारिश के बाद बारिश रुक गई, आप बोलोगे मैम बहुत चिपचिपा लग रहा है, बहुत ह्यूमिड फील हो रहा है, सफोकेटरी फील हो रहा है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि पानी का कंटेंट है भी और साथ में सनलाइट भी है। ठीक है, बारिश रुक गई, ठीक है, सनलाइट आ गई, फिर भी आपको ह्यूमिडिटी लगेगी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वाटर का कंटेंट आपके एयर में क्या है, अवेलेबल है। कभी कभार क्रॉप्स को ऐसा ह्यूमिड इन्वायरमेंट चाहिए होता है, कुछ कुछ क्रॉप्स को नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो ये जनरली क्या है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप्स। अब आप बोलोगे किन्हीं को सीजन भी चाहिए, प्रॉपर एक सीजन चाहिए। ठीक है, किसी को रेनी सीजन चाहिए, किसी को विंटर सीजन चाहिए, किसी को बारिश बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, सावन बहुत अच्छा लगता है, किसी को ठंड बहुत अच्छी लगती है और किसी को समर सीजन बहुत अच्छा लगता है। आपकी भी अपनी चॉइसेस होंगी। जनरली कोई बोलेगा कि मैम मुझे विंटर्स बहुत अच्छी लगती है, आई लव टू वेयर वेरी कलरफुल स्वेटर्स। कोई बोलेगा नहीं नहीं ठंड बहुत लगती है, हमेशा ठिठुरन रहती है, गर्मी अच्छी है, गर्मी में आई कैन ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, आई ईट आइसक्रीम्स, मेरे को वाटरमेलन खाने को मिलता है। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं अकॉर्डिंग टू दी क्लाइमेटिक सीजन्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें उस बेसिस पर ब्रॉडली क्रॉप्स को क्या है, दो तरीके से बांटा गया है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं वी broadly have two types of crops. We broadly have two types of crops. एक बोलेंगे हम खरीफ क्रॉप, डोंट स्पेल गरीब, इट इज खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। मेनली क्या है, मैंने खरीफ और राबी में क्यों बांटा, जनरली जो भी आपके क्रॉप जो आप डे टू डे जनरली फूड में लेते हो या जो भी डे टू डे जनरली क्रॉप्स आप उगाते हो, वो जनरली खरीफ और राबी में इंक्लूड की जाती है। ठीक है, अगर अपन इसके थोड़े थोड़े डिफरेंसेस के बारे में बात करें, ठीक है, पहला डिफरेंस क्या है, ये ऑटमन क्रॉप बोलते हैं।
ऑटमन मतलब मॉनसून क्रॉप, जब मॉनसून होता है, बोलते ना मॉनसून आ गया, सावन आ गया, पानी पानी आएगा, क्या होगा, पानी ही पानी आएगा। तो ये क्या है, ऑटमन या फिर मॉनसून क्रॉप्स, ठीक है ना, ये एन है स्टूडेंट्स, ऑटमन और मॉनसून क्रॉप्स। इनको क्या है, इनको ठंड बहुत पसंद है, एकदम ठिठुरन वाली ठंड, तो ये क्या है, विंटर क्रॉप्स। ये क्या है स्टूडेंट्स, विंटर क्रॉप्स, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 ही होगा, ठीक है। अब अगर अपन सेकंड पॉइंट की बात करें, तो ये जनरली बोई कब जाती है और काटी कब जाती है, ठीक है। अगर बोइंग की बात करूं तो सोन, और काटने की बात करूं तो हार्वेस्टेड। सोन मतलब उगाना, हार्वेस्टेड मतलब काटना, ठीक है। जनरली अगर आप सीजन से कंसीडर करो तो जून एंड जुलाई के मंथ में ये सोन की जाती है, और जून जुलाई में क्या हो जाता है, मॉनसून आ जाता है। और कब काटते हैं इसको, जनरली सितंबर से अक्टूबर के टाइम पे, सितंबर से अक्टूबर के टाइम पे। लेकिन लगभग क्या हो रहा है, ठंड नजदीक आ रही है, ठीक है। अगर इसी पॉइंट में मैं कंसीडर करूं, ये कब सोन की जाती है, ये कब उगाई जाती है, सोन। सिमिलर देखो, कंपैरिजन वाले पॉइंट चलेंगे, एंड हार्वेस्टेड, सोन एंड हार्वेस्टेड। ये क्या है, जनरली ठंड की क्रॉप्स हैं, तो अक्टूबर या फिर नवंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर। और काटी कब जाती है, मार्च या अप्रैल, मार्च या फिर अप्रैल के टाइम पे, ठीक है। अब देखो और डिफरेंसेस क्या कर सकते हो, अगर ये मॉनसून के टाइम पर है, पानी पानी चाहिए, दैट मीन्स ये क्रॉप्स ही ऐसी होंगी जिनका नेचर कैसा है, और पानी दो और पानी दो, तो रिक्वायर अगर इसके टेम्परेचर की भी साथ में बात करूं तो इनको क्या है, ड्राई एंड वार्म टेम्परेचर चाहिए। देखो जून जुलाई में बारिश होगी, लेकिन बारिश के साथ साथ आपको गर्मी भी लगेगी, ठीक है। तो रिक्वायर वार्म एंड ड्राई वेदर, रिक्वायर वार्म एंड ड्राई वेदर। इसी का ही अपोजिट क्या है, दे रिक्वायर, देखो स्टूडेंट थोड़ा सा आपको सीजन पे भी कंपेयर करना पड़ेगा। नवंबर में ठंड बहुत पड़ती है, तो वार्म का मतलब होता है कूल, और ड्राई का वेट। तो दे रिक्वायर वार्म एंड ड्राई वेदर, दे रिक्वायर कूल एंड वेट वेदर। ये क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंस है। ये डिफरेंसेस क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस पर है। अब अगर और डिफरेंस की बात करूं, इधर आ जाऊं तो ये क्या है आपका 4th पॉइंट, ये भी आपका क्या आ जाएगा 4th पॉइंट। अब अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो अगर इस डिफरेंस में हम देखें तो रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर, रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर। इसमें क्या है, डोंट रिक्वायर सो मच वाटर, डोंट रिक्वायर सो मच वाटर, डोंट रिक्वायर सो मच वाटर। एक बहुत खास चीज अगर आप समझोगे कि देखो खरीफ क्रॉप को पानी बहुत चाहिए, इसको पानी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूं कि अगर खरीफ क्रॉप को पानी की थोड़ी सी कमी कर दी जाए, अगर खरीफ क्रॉप को थोड़ी सी पानी की कमी कर दी जाए तो वो राबी में बदल सकती है। ऐसा अगर साइंटिस्ट ने थोड़ा बहुत रिसर्च करके देखी है तो काफी हद तक क्रॉप्स ने क्या है, इन चीजों को क्या है, सपोर्ट किया है। तो जैसे एक जनरल नॉलेज वाली बात है, इस पॉइंट को बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे कि जैसे उसे प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए और इसको प्लेंटी ऑफ वाटर नहीं चाहिए,
तो अगर इन केस में देखें कि अगर इसको थोड़ा से पानी की कमी कर दी जाए तो ये इसमें बदल सकती है, या इसको बहुत ज्यादा पानी दिया जाए तो ये इसमें बदल सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को मेंशन करने की इतनी नीड नहीं है। अगर एग्जाम्पल फॉर्म में बात करें, देखो एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे राइस हो गया, ठीक है, राइस के बाद मेज हो गया, बार्ली, कॉटन, ठीक है, ग्राउंडनट, ठीक है स्टूडेंट्स। और इनके एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, थोड़ा सा इसको डिफरेंस देखें तो वीट हो गया, ठीक है, वीट के बाद पी हो गया, ग्राम हो गया, और आपका अगर इससे डिफरेंस को क्रिएट करें तो इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी आते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, फ्रूट में एप्पल हो गया, ठीक है। और अगर आप ऑयल्स के बारे में बात करें तो इधर ग्राउंडनट हो गया, तो इधर लिंसीड हो गया, ठीक है, मस्टर्ड हो गया, ठीक है। इसमें अगर एक दो एग्जाम्पल आप और बढ़ा दें, इसको आप पॉइंट वाइज में लिख सकते हैं, जिससे कि आपको क्या हैपजर्ड नहीं लगेगा। सोयाबीन, देखो पहले मैंने आपको ओवरऑल बताया था, अब मैंने क्या है डिफरेंस की फॉर्म में क्रिएट कर दिया, इसको भी आप पॉइंट में लिख सकते हो। इसको नोट करिए स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इतना नोट किया। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिए थे, हम क्रॉप वैरायटी के थोड़ा सा आगे आ गए थे। क्रॉप वैरायटी में आज हमने प्रॉपरली क्रॉप्स के बारे में स्टडी किया। क्रॉप्स क्या होती हैं, पल्सेस, सीरियल्स, ऑयल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, एंड फाइनली क्या क्या फैक्टर्स चाहिए इन क्रॉप्स को उगोने के लिए। अब अगर देखो, हमने ये देखो चार्ट बनाया, हमने क्या किया, जो वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स थी उनको दो क्रॉप्स में डिवाइड कर दिया, खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप, ठीक है। ये ऑटोमन की क्रॉप है, विंटर की हैं, इस टाइम पे सोन होती है, इस टाइम पे हार्वेस्ट होती हैं, इसको वार्म एंड ड्राई वेदर चाहिए, इनको कूल एंड वेट वेदर चाहिए, इनको लॉट्स ऑफ वाटर चाहिए, इनको इतना नहीं चाहिए, तभी तो ये विंटर की है। देखो नेचर ने क्या किया है, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या है ढाल लिया है। ये ऑटोमेटिकली मॉनसून की है, ज्यादा पानी चाहिए, इनको ज्यादा पानी नहीं चाहिए। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में 3 टॉपिक कवर अप कर लिए हैं। हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड कर दी, और वैरायटी भी लगभग आपकी कंप्लीट कर ली। अब हम क्या पढ़ेंगे आज के लिए, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इसको डीप में नहीं जाएंगे। कल के चैप्टर में इसके को आगे को कंटिन्यू करेंगे, और हम ये पढ़ेंगे एक्चुअली क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए या क्रॉप की वेराइटी को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा कौन सा मेथड में अपनाऊं कि डे बाय डे मेरे को दिन ब दिन अच्छी क्वालिटी तो मिले ही लेकिन क्वांटिटी भी मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।